आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज की विषय वस्तु में हम पुनर्जागरणकालीन इतिहास लेखन में स्वच्छंदवादी इतिहास लेखन की विचारधारा, विशेषकर रोमांटिज्म युग के इतिहास लेखन के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हर्डर के इतिहास लेखन की योगदान के बारे में बताएंगे कि यह स्वच्छंदवादी विचारधारा से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तब यहाँ पर यह बताना आवश्यक हो जाएगा कि स्वच्छंदवाद वास्तव में है क्या और स्वच्छंदवाद के जनक और इस विचारधारा को मानने वाले कौन है और इस विचारधारा के अंतर्गत इतिहास लेखन का क्या दृष्टिकोण बनता है। तब हम देखते हैं कि वास्तविक दृष्टिकोण क्या बनता है जब इतिहास लेखन अपने प्रारंभिक स्वरूप में मानववाद से विज्ञानवाद और तर्कवाद के युग में आकर, जिसे हम प्रबोधन काल के युग में आकर अपने आप को फलीभूत कर रहा था, उस दौरान इतिहास लेखन की एक विचारधारा और आगे बढ़ रही थी। वह विचारधारा स्वच्छंदवाद थी। तो उस विचारधारा में उन इतिहास लेखकों ने, जो कि तर्कवाद और विज्ञानवाद और ज्ञानोदय और प्रबोधन काल के इतिहासकारों ने एक मध्यकाल के ऐतिहासिक घटनाओं को, जिसे हम असभ्य या बर्बर युग की संज्ञा देते हैं, उस युग को उन्होंने नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और कहा इस युग में इतिहास में असभ्यता का युग या असभ्य युग के बारे में वह चर्चा करते हैं और उसके नकारात्मक स्वरूप में उस इतिहास को नकार देते हैं और एक प्रकार से उन दृष्टिकोण में वह उनका विरोध करते हैं। तो तर्कवाद ने अक्सर ही, कहा जाए, तर्कवाद ने अक्सर ही मनोभाव और मानव के भाव और धर्म और धार्मिक और ईश्वरीय सत्ता या समाज में एक ऐसा दृष्टिकोण जो फलीभूत हुआ था मध्यकाल में, उसको नकारने की बात किया और उसका विरोध किया। तो उस विरोध स्वरूप में हम एक इतिहास को, जिसे हम अंधकार युग के स्वरूप में जानते हैं, मध्यकालीन इतिहास लेखन को देखते हैं, तो वह इतिहास लेखन का स्वरूप विस्तृत दिखाई नहीं देता है और इतिहास की व्याख्या इस प्रकार की बन जाती है जो तार्किक युग में या विज्ञानवाद के युग में जो भविष्य या उन्नति के विचार का दृष्टिकोण दिखाई देता है। अब यहाँ पर इतिहासकारों का एक वर्ग और दार्शनिक की एक विचारधारा यह भी उत्पन्न होती है, फलीभूत होती है कि क्या वह अतीत में जो मध्यकाल में कार्य हो रहा था, जो कि इंसान के या मानव के मनोभावों का दृष्टिकोण बन रहा था, या मानव के भाव या कह सकते हैं उसकी धार्मिक आस्थाएं, इमोशंस और उसकी स्वतंत्रता एक प्रकार से बाधित हो रही थी, जो कि वो अपने आप को स्वच्छंद प्रतीत करना चाहिए, वो भी एक इतिहास है। उस इतिहास दृष्टिकोण में उन्हें भी देखना चाहिए कि उनके इमोशंस और भाव किस प्रकार से प्रतिस्थापित हो रहे हैं और उस भाव ने इतिहास को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो इस दृष्टिकोण ने स्वच्छंदवादी विचारधारा, रोमांटिज्म इतिहास लेखन की विचारधारा को जन्म दिया और इस इतिहास लेखन में व्यक्ति की भावनाएं, इमोशंस महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो धार्मिक भावनाएं हो, अपने आप को वह खुश या अपने भावनाओं को खुशी के साथ प्रतीत करना चाहता है और इस पे बहुत सारे अपने भावनाओं और इमोशंस को खुशी के रूप में वह देखना या प्रस्तुत करना चाह रहा था, जो कि मध्यकालीन युग या मध्यकाल के समाज में दिखाई देता है, जिसको वैज्ञानिक इतिहासकार और तर्कवादी इतिहासकार और प्रबोधन युग के इतिहासकारों ने नकार दिया था या विरोध या प्रतिशोध का सामना करना पड़ा था। तो हम कह सकते हैं स्वच्छंदवादी एक प्रकार से अपने आप को मनोभाव के रूप में स्वच्छंद रखना या स्वतंत्र रखने की भावना से प्रेरित होना ही इतिहास लेखन कहलाता है। अब इस दृष्टिकोण में इतिहास लेखन के जो जनक माने जाते हैं या इतिहास लेखन की जो विचारधारा को प्रतिस्थापित किया था, जो कि दार्शनिक दृष्टिकोण में हम देखते हैं रूसो, जो कि इतिहास लेखन के इस स्वच्छंदवादी इतिहास लेखन के जनक माने जाते हैं और रूसो के बारे में यह कहा जाता है कि इतिहास लेखन की इस विचारधारा में इन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को एक मनोभाव, इमोशंस और उस समय की प्राकृतिक भावनाओं को प्रदर्शित करने के स्वरूप में देखने की कोशिश की, जो कि मध्यकाल में दिखाई दिया जा रहा था। मध्यकाल का दृष्टिकोण में एक प्रकार से व्यक्ति अपने आप को धार्मिक स्वरूप अवश्य ही दिखाई देता है, लेकिन अपनी भावनाओं को उसमें प्रदर्शित कर रहा था। तो एक प्रकार से हम इस मध्यकाल के दृष्टिकोण में हम देखते हैं रूसो के इतिहास लेखन को, जिसे हम कह सकते हैं जीन जैक्स रूसो के नाम से जानते हैं इनको, और 1712 से 1778 तक इनका जीवन परिचय के संबंध में देख सकते हैं।
और यहाँ पर हम कह सकते हैं उन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस पुस्तक को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला और दूसरा, जिसे हम देख सकते हैं डिस्कोर्सेस, और दूसरा है ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी ये दूसरी भाग है और ये एक प्रकार से निबंध था। तो डिस्कोर्सेस के माध्यम से वह एक प्रकार से तर्कवाद का विरोध करते हैं और उस तर्कवाद के विरोध में मनोभाव और व्यक्ति के इमोशंस को महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि तर्कवाद ने उन सब चीजों को निकाल कर फेंक दिया था जो मध्यकाल में दिखाई दे रहे थे। अब इन्होंने अपने दृष्टिकोण में उस इतिहास जो मध्यकाल की अवहेलना की रहे थे उसको खोजने के लिए तर्कवाद का विरोध करते हुए मनोभावों को प्रदर्शित करने की व्याख्या प्रस्तुत की, जो कि एक दार्शनिक व्याख्या थी। और इसी के साथ साथ ऑन द ओरिजिन ऑफ द इनइक्वलिटी के माध्यम से वह बताने की कोशिश की, यह भी बताना चाह रहे थे कि एक प्रकार से मनुष्य एक प्राकृतिक जीव है, जो कि उसके प्रकृति में ही उसका जन्म होता है और प्राकृतिक जीव की वो संज्ञा देता है उसको, मनुष्य को। प्राकृतिक जीव के साथ वह मनुष्य को एक प्रकार से प्राकृतिक प्राणी मानता है और साथ ही साथ वह कहता है कि उसके साथ साथ प्राकृतिक सद्भावना की भाव रखने चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने कहा कि वह सामाजिक भेदभाव का विरोध करता है, जो कि ये कहता है प्राकृतिक जीव के रूप में वह उत्पत्ति तो होती है उसकी, यह उसका जन्म होता है, लेकिन जैसे ही समाज में आता है तो समाज में रहते हुए प्राकृतिक भेदभाव या सामाजिक भेदभाव के रूप में उसको देखा जाने लगता है। जैसे कि हम सामान्य रूप से देखते हैं कि व्यक्ति का जन्म सामान्य जीवन में होता है, वो किसी भी स्थान पर है उसी तरह से अपने प्रकृति के रूप में उसका जीवन निर्वाह होता है। जैसे ही वो समाज में प्रतिस्थापित होता है तो सामाजिक नियम या बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों को देखने को मिलता है जो उसको एक दूसरे से असमानता के दृष्टिकोण में दिखाई दिया जाता है। वो सामाजिक असमानता की बात करता है और सामाजिक असमानता में हम कह सकते हैं निजी संपत्ति का स्वरूप, इसको भी उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से निजी संपत्ति के रूप में हम देखते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा उस मध्यकाल में जो हम कह सकते हैं सामंतवादी दृष्टिकोण में जो दिखाई देता है, उन्होंने अपने संपत्ति को निजी संपत्ति मान लिया था, जो कि एक प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति होनी चाहिए, जिसे हम जल, कुएं या तालाब के रूप में या बहुत सारी भूमि के रूप में हम देख सकते हैं। तो डिस्कोर्सेस और दूसरी पुस्तक और ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी के बारे में वो है सामाजिक असमानता के बारे में ही चर्चा करता है और सामाजिक असमानता के दो स्वरूपों के बारे में ही बताया था कि किस प्रकार से प्राकृतिक स्वरूप और उसके साथ साथ सामाजिक स्वरूप के रूप में वह देखता है। फिर उसके पश्चात उन्होंने दूसरी पुस्तक न्यू हेलानेस के बारे में चर्चा किया और जो कि उस पुस्तक के बारे में वो बताता है कि किस प्रकार से मनुष्य का एक प्राकृतिक जीव है और प्राकृतिक जीव में रहते हुए अपने आप को वह फलीभूत करता है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सोच समझ वाला मनुष्य है या प्राणी है। मनुष्य एक प्रकार से सोच समझ वाला प्राणी है, जिसके स्वरूप में कह सकते हैं कि जैसे ही वो समाज में आता है और सभ्य होता है, लेकिन सभ्य होने के पश्चात वह एक प्रकार से असभ्य प्राणी हो जाता है। तो हम यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश करते हैं या इनके भावों को समझने की कोशिश ये किया जाए कि जब वो उसका जीवन जैसे कि बचपन या जन्म होता है तो वह एक प्रकार से असभ्य प्राणी या सभ्य प्राणी के रूप में उस संस्कृति का विकास होता है, उसका जीवन का एक प्राकृतिक स्वरूप में विकास होता है। लेकिन जैसे ही इस सभ्यता के दौर में आ जाता है, इस सामाजिक परिवेश में आ जाता है, सभ्य समाज में आ जाता है, तो वो एक प्रकार से असभ्य और बर्बर प्राणी हो जाता है कि उसके इमोशंस और मनोभाव बहुत सारे समाप्त हो जाते हैं। इसके स्वरूप में उस मध्यकाल के रूप में उन्होंने ऐसे स्वरूप को दिखाने की कोशिश की थी या बताने की कोशिश की थी जिससे एक प्रकार से पूंजीवादी स्वरूप और सत्ता का एक केंद्रीकरण रूप में अब निरंकुश सत्ता के स्वरूप में वह दिखाने की बात कह सकते हैं। इस तरह के स्वरूप की वह बात करते हैं न्यू हेलानेस के रूप में। इसके पश्चात उन्होंने एक पुस्तक और लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उन्होंने ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जो कि मनुष्य के बारे में कहा जाता है। जैसे कहता है कि मनुष्य का जन्म एक प्रकार से आजादी के स्वरूप में होता है। जैसे कि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जन्म की व्याख्या किया, जन्म का स्वरूप आजाद होता है, मनुष्य जन्म से आजाद होता है, लेकिन जैसे ही वो सभ्य समाज में आता है तो बंधनों में बंध जाता है।
तो सभ्य समाज के बंधनों में वो बंध जाता है। जैसे कि ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म से वो आजाद होता है, लेकिन ये सभ्य समाज ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। तो जो भी है बंधन किससे प्रदान हो रहा है? इस सभ्य समाज के द्वारा, और सभ्य समाज ने उसे की आजादी और स्वच्छंदता समाप्त कर दी है। तो एक प्रकार से इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो कहा है कि हमेशा सभ्य समाज में किसी न किसी दायरे में वो बंधा रहता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई संगठन में या समाज में या राजनीतिक स्वरूप में या केंद्रीकृत स्वरूप में या किसी भी प्रकार से इस समाज में वह जैसे ही वो सभ्य समाज में स्थापित होता है तो उसके लिए कहीं न कहीं बाउंडेशन हो जाती है। उससे अपने मनोभाव प्रदर्शित करना या इमोशंस को या बहुत सारी चीजों को इस समाज के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिससे कि वो आजादी से जी नहीं सकता। तो इसी प्रकार से वो बताने की कोशिश की थी कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि सभ्य समाज के द्वारा, ये बंधनों के द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात एमाइल नाम की एक पुस्तक होती है। इसके लिए उन्होंने एक शैक्षिक शिक्षा के दृष्टिकोण में बताया था कि ये पुस्तक शिक्षा के दृष्टिकोण में लिखी गई है, और इस शिक्षा का दृष्टिकोण उन्होंने प्राकृतिक स्वरूप को बताया है कि जो हमें प्रकृति जो शिक्षा देती है उस शिक्षा को मनुष्य स्थापित कर सकता है या समझ सकता है, इस प्रकृति से सीख सकता है, और प्राकृतिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वह प्रकृति को बचाने का कार्य करना चाहिए। तो मनुष्य को प्राकृतिक समूह का व्यक्ति बताने की कोशिश करता है, और उस प्रकृति के रूप में ही इस संसार में वह अपने को प्रतिस्थापित करता है। और प्रकृति से शिक्षा लेने का तात्पर्य यह है कि वो जिस समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित करता है तो उसके इमोशंस, भाव और मनोभाव, और उसको प्रकृति के संरक्षण के दृष्टिकोण में और सामाजिक संरक्षण के दृष्टिकोण में अपने मनोभाव को, प्रस्तुतिकरण को देखना चाहिए। तो यह दृष्टिकोण एक प्रकार से रूसो का इतिहास लेखन का दृष्टिकोण दिखाई देता है, और यह दृष्टिकोण इतिहास लेखन का बनता है जो रूसो के संबंध में इतिहास लेखन की व्याख्या को हम देखते हैं, जो कि प्राकृतिक मनोभाव के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया था। अब हम वास्तविक इतिहास लेखन जो कि रूसो के संबंध में जो कहा जा रहा था वो एक प्रकार से दार्शनिक व्याख्या को वह प्रस्तुतिकरण करते हैं, लेकिन हम देखते हैं हर्डर के इतिहास लेखन की अगर व्याख्या की जाए तो जिन्होंने इतिहास लेखन का दूसरा दृष्टिकोण बनाया था वह दृष्टिकोण था ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इतिहास की दार्शनिक व्याख्या। तो हर्डर के संबंध में कहा जाता है कि यह जर्मन में एक स्वच्छंदवादी इतिहास लेखन के अग्रदूत माने जाते हैं, और जर्मनी इतिहास लेखन में उन्होंने अपना बहुत ही बड़ा स्वच्छंदवादी इतिहास लेखन का दृष्टिकोण प्रदान किया था। इनका पूरा नाम है जोहान गोटफ्रीड वाल हर्डर। जोहान गोटफ्रीड वाल हर्डर के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी दो पुस्तकें हैं जिसे हम देखते हैं कि वन मोर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, और दूसरी पुस्तक है आइडिया फॉर द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। प्रथम पुस्तक है वन मोर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री और दूसरी है आइडिया फॉर द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। पहली पुस्तक में उन्होंने तर्कवाद और विज्ञानवाद या एक प्रबोधन काल में हम देखते हैं तर्कवाद और विज्ञानवाद का ये विरोध करते हैं। इस पुस्तक के बारे में व्याख्या बताते हैं कि तर्कवाद ने और विज्ञानवाद ने मध्यकाल की अवहेलना की, और मध्यकाल में उन्होंने उस इतिहास लेखन को बिल्कुल नकार दिया जो एक प्रकार से व्यक्ति के मनोभाव को प्रदर्शित कर रहा था, जो धार्मिक दृष्टिकोण में भले ही था लेकिन व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा था, व्यक्ति खुशी महसूस कर रहा था। तो इस दृष्टिकोण में उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से वन मोर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इसके दार्शनिक व्याख्या के दृष्टिकोण से उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया कि वह इतिहास लेखन का दृष्टिकोण ऐसा इतिहास लेखन था जो मध्यकाल के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे और मध्यकाल के बारे में संपूर्ण व्याख्या कर रहे थे हर्डर के इतिहास लेखन में। दूसरी पुस्तक थी आइडिया फॉर द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के व्यवहार के बारे में चर्चा किया और उसको एक प्रकार से व्यक्ति को प्राकृतिक प्राणी के रूप में उनकी व्याख्या की कि किस प्रकार से व्यक्ति एक प्रकार से प्राकृतिक प्राणी है और प्राकृतिक में ही जीवन निर्वाह करता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि प्राकृतिक समूह का प्राणी किस प्रकार से है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि मनुष्य का जिस प्रकार से
वह जीवन निर्वाह करता है, तो प्रकृति ही उसको वह जीवन निर्वाह करने के संपूर्ण उत्तरदायित्व उसके मनोभाव के रूप में, उसके इमोशंस के रूप में, उसके धर्म के रूप में और उसके प्राकृतिक धार्मिक व्याख्याओं के रूप में वो देखने को मिलता है और उसी स्वरूप में वह फलीभूत होता है और अपने को आगे बढ़ाता है उस इतिहास दृष्टिकोण में। और इसमें बताया कि इतिहास और दर्शन एक प्रकार से प्राकृतिक के स्वरूप की व्याख्या ही है जो कि अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और उस प्रकृति के प्रभाव से ही इतिहास और व्यक्ति का प्रभाव और व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या ही दिखाई देती है। तो इसके रूप में उन्होंने 2 व्याख्याएं प्रस्तुत की थी और इसमें आइडिया फॉर द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में उन्होंने इतिहास में प्राकृतिक स्वरूप की जब व्याख्या कर रहे थे तो डार्विन के सिद्धांत की भी व्याख्या वो करते हैं। डार्विन के सिद्धांत की व्याख्या जिसमें हम कह सकते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें व्यक्ति के उत्पत्ति के सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें जीव की उत्पत्ति के सिद्धांत इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में हम कह सकते हैं कि आप यहां पर देखते हैं कि जीव एक प्राकृतिक जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके बारे में बताया। तो मनुष्य का जो जीवन है वो एक प्रकार से प्राकृतिक जीव या प्राकृतिक समूह है, समूह का व्यक्ति है और उसका एक प्रकार से उस प्रकृति में रहते हुए अपने आप को प्रतिस्थापित करता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। इसके बारे में एक डार्विन के जो सिद्धांत की थ्योरी के बारे में बताया है, इसको हम एग्जाम्पल के स्वरूप में समझ सकते हैं, उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि प्राकृतिक जीव कैसे है। तो इसके बारे में बताया है कि जैसे एक प्राकृतिक समूह का पौधा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ठंडे प्रदेश के क्षेत्र में प्रतिस्थापित किया गया पौधा, उसकी प्रकृति और समूह उसी प्रकार की होगी जो उस क्षेत्र में है, जो जिस क्षेत्र से लिया गया है। भले ही उस पौधे को किसी और क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाए फिर भी उसका स्वरूप नहीं बदलेगा। जैसे कि सामान्य स्वरूप में हम अक्सर कहते हैं या कहा जाए, उसकी व्याख्या की जाए, अगर नीम का पौधा है तो नीम की प्रकृति वो दूसरे क्षेत्र में भी लगाने पर उस पौधे की प्रकृति या वास्तविक प्रकृति वही रहेगी, जो उसके गुण होंगे जो कि कड़वापन है, उसके गुण बदल नहीं सकते। तो इस समूह के पौधे की व्याख्या के दृष्टिकोण में उन्होंने मानवीय समूह या समाज के व्यक्ति की भी व्याख्या उसी दृष्टिकोण में की है। जैसे कि एक जलवायु के रूप में वो पौधा उसी प्रकार से अपने आप को फलीभूत करता है, भले ही वो दूसरे क्षेत्र में चले जाए, उसी प्रकार से मनुष्य उस जलवायु क्षेत्र में भी अपने आप को उसी स्वरूप में प्रतिस्थापित करता है जिस स्वरूप में वह होता है। उसके इमोशंस, मनोभाव या उसका स्वरूप वही बना रहेगा जो पहले का था, भले ही समय के हिसाब से, समाज के हिसाब से उससे परिवर्तन आ जाए। उसकी व्याख्या उसी दृष्टिकोण में हमें देखनी चाहिए। इसके उदाहरण स्वरूप हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की, जैसे कि भारतीय समाज में जो कि छठ पूजा या अन्य त्योहार या अन्य परंपराएं का निर्वाह वो भारतीय समाज में करता है, जैसे कि बिहार के क्षेत्र में या इस उत्तर प्रदेश के या बिहार के क्षेत्र में इस तरह की चीजें दिखाई देती है छठ पूजा के संबंध में। यदि उस समाज या उस क्षेत्र का व्यक्ति भले ही 7 समुद्र पार अमेरिका में भी चले जाए, लेकिन उसकी जो प्रकृति या हम कह सकते हैं उसके मनोभाव, इमोशंस, जो धार्मिक आस्था है वो वहां भी समाप्त नहीं होगा, वहां पर भी वो छठ पूजा आज वर्तमान दृष्टिकोण में हम देख सकते हैं कि छठ पूजा भी दिखाई देती है। तो यह व्याख्या या यह दृष्टिकोण एक प्रकार से इसके डार्विन के जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत और प्रकृति की सिद्धांत के दृष्टिकोण में उन्होंने हर्डन ने बताने की कोशिश की थी कि एक जीव, मानव समूह या मानव जीव प्रकृति का ही व्याख्या के दृष्टिकोण में देखते हैं। दूसरे स्वरूप में हम देखते हैं कि उन्होंने इसके एक जातीय समूह की व्याख्या को भी उन्होंने बताया है, या प्रजातीय भेद को। प्रजातीय भेद कह सकते हैं या प्रजातीय व्याख्या के दृष्टिकोण में हम देख सकते हैं। तो प्रजातीय व्याख्या क्या है, तो इसमें देखा जाएगा कि एक रेसेस के बारे में बताया जाता है। एक रेस का व्यक्ति और दूसरे समूह का व्यक्ति, हम इस पे जाति समूह की जो व्याख्या की कि उसमें यही व्याख्या की है उन्होंने कि एक मनुष्य की जो एक प्रकार से प्रकृति है, उसका मनोभाव है या उसके
जो कार्यशैली है, अगर एक क्षेत्र में रहने वाला है, यदि उसको दूसरे क्षेत्र में भी प्रतिस्थापित कर दिया जाए या भेज दिया जाए या रहने लगे, तब भी उसके जो मनोभाव, इमोशंस और राष्ट्रीयता या उसकी स्वच्छंदवादिता वही रहेगी, बाधित नहीं होगी। तो इसके दो समूह की व्याख्या को दृष्टिकोण में उन्होंने बताया था, और इसके साथ साथ ये भी व्याख्या की थी जिस प्रकार से यूरोप के व्यक्तियों के बारे में बताया कि उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया और सभ्य समाज के रूप में, तो उसको उसी दृष्टिकोण में हम देख सकते हैं जो यूरोपीय सभ्यता के रूप में। साथ ही साथ चीन और भारत की सभ्यता के व्यक्तियों को उन्होंने अलग स्वरूप में दिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की, इनके उन प्रजातीय भेद के बारे में बताने की कोशिश की, ये कि इनके कार्यशैली, इमोशंस, भाव या बहुत सारे व्याख्याएं उनको उन्हीं स्वरूप में देखने की बात कही। तो इस प्रकार से इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में इन्होंने ये बताने की कोशिश किया था, ये अपने बताया था कि एक समाज में रहने वाला व्यक्ति दूसरे समाज से भले ही कितना ही प्रभावित कर दिया जाए, लेकिन उसके जो मूल स्वरूप है, उसकी मूल भावनाएं हैं और उसकी मूल प्रकृति है, वो नहीं बदल सकती है, चाहे कितना भी प्रभाव पड़ जाए। तो इसी प्रकार से इतिहास को हमें अगर राष्ट्रीय दृष्टिकोण में देखना है और राष्ट्रीयता के प्रतीक में देखना है, तो उसके क्षेत्र और समाज कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, जो अन्य राष्ट्रों के प्रति भेदभाव को दिखाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं किसी भी सभ्यता और समाज का पतन है और उस समाज में हम उस दृष्टिकोण में देखें, तो इस दृष्टिकोण में हमें दिखाई दे जाएगा, इनके इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में, उसके मनोभाव के दृष्टिकोण में, कि उसको इतिहास को उसी दृष्टिकोण में हमें खोजना चाहिए जो उसके इमोशंस और धार्मिक भावनाएं या अन्य भावनाएं उसके दिखाई देती हैं। अब हम देखते हैं कि इतिहास लेखन का इस पे प्रभाव क्या पड़ता है और इसकी मेरिट और डिमेरिट्स की भी चर्चा करेंगे और संपूर्ण रूप से मूल्यांकन देखा जाएगा। तो हम देखते हैं कि इतिहास लेखन में इस स्वच्छंदवादी विचारधारा का प्रभाव किस प्रकार से दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने एक अच्छा दृष्टिकोण अपनाया, जो कि यह दृष्टिकोण था जो मध्यकाल की अवहेलना की जा रही थी विज्ञानवाद, तर्कवाद और मानववाद के दृष्टिकोण में। उस अवहेलना को इन्होंने स्वयं प्रतिस्थापित किया, जो कि एक प्रकार से इमोशंस, मनोभाव और धार्मिक, जिसे हम बर्बर युग की संज्ञा दे रहे थे, उस असभ्य युग की संज्ञा दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने इतिहास लेखन का एक ऐसा दृष्टिकोण बनाया जिसमें स्वयं के स्वच्छंदता थी, स्वतंत्रता थी, जिसमें गोथिक परंपरा शैली या उसके लोक साहित्य या कवियों के द्वारा कहे गए गीत या बहुत सारे इमोशंस, मनोभाव और धार्मिक भावनाएं जो स्थापित कर रही थी, जो कि एक राष्ट्रता के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती हैं। उस राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ये राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के दृष्टिकोण में खोजी जा सकती हैं। तो इतिहास लेखन के एक ऐसा दृष्टिकोण था जो मध्यकाल की फिर से वापसी करता है और मध्यकाल में भी इतिहास खोजने की कोशिश करने की व्याख्या वो करता है। तो है एक प्रकार से मध्यकाल की वापसी होती है और साथ ही साथ इतिहास लेखन का एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि इतिहास में क्षेत्रीय और समाज के मनोभाव के दृष्टिकोण में वह व्याख्या करता है। जातीय प्रभेद की जो व्याख्या करता है वो भी इतिहास लेखन का एक नया दृष्टिकोण होता है, नया आयाम प्रस्तुत करता है, जो कि दो प्रजातियों के भेद के बारे में भी वो व्याख्या करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अन्य देश का कोई भी एक शासक दूसरे देश में वह शासन कर ले, लेकिन उसका दृष्टिकोण कहीं ना कहीं वो अपने देश के प्रति अपने मनोभाव, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण और समाज के अन्य दृष्टिकोण में उसकी व्याख्या को देख सकते हैं कि वो दूसरे समाज में भी उसी तरह से अपने दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करता है। जैसे कि भारत में अरबों का आक्रमण, मुगल सत्ता का आरंभ और अन्य सत्ताओं के आरंभ के दृष्टिकोण में देखते हैं कि उसकी सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण भारत में किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, या सामाजिक और धार्मिक का क्रियाकलाप किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो यह दृष्टिकोण एक प्रकार से एक ऐसी व्याख्या है जो दूसरे दृष्टिकोण या दूसरे शासक के बारे में और एक दूसरे शासक जो दूसरे देश के बारे में प्रतिस्थापित करता है या व्याख्या करता है। इसके साथ ही उसके नकारात्मक स्वरूप या नकारात्मक प्रभाव को भी देख सकते हैं हम, जो कि यह दिखाई देता है कि इन्होंने एक नया आयाम प्रस्तुत किया था जो कि मध्यकाल की वापसी थी और जिसका दृष्टिकोण मनोभाव, अंधविश्वास और धार्मिक विश्वास दिखाई देते हैं।
अंधविश्वास जो कि एक प्रकार से अपने आप को ऐसे स्वरूप में दिखाई देने लगता है कि उसमें इतिहास खोजने की व्याख्या करने लगता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि तर्क तो माध्यम बनता है, लेकिन उसकी संपूर्ण दृष्टिकोण जो कि एक प्रकार से प्रबोधन काल चिंतन की युग बौद्धिक युग ने तर्कवाद ने उसको नकारने की कोशिश की थी कि ऐसा इतिहास नहीं होना चाहिए जो कि मिथ पर आधारित होना चाहिए हो। तो ऐसी व्याख्या को यहाँ पर पुनः प्रस्तुतिकरण दिखाई देने लगता है, जो कि पूर्व मध्यकाल की वापसी के दृष्टिकोण में देखते हैं, जो कि नकारात्मक स्वरूप में इनका इतिहास लेखन दिखाई देता है। इसके साथ ही दूसरा दृष्टिकोण हम देख सकते हैं प्रजाति विभेद, जिसे हम डार्विन के सिद्धांत की जो व्याख्या करते हैं, उन्होंने एक मनुष्य के जीव की व्याख्या जो जातीय प्रभेद के रूप में देखता है, जातीय भेद के रूप में देखता है, तो उस दृष्टिकोण में देखते हैं कि उसकी व्याख्या जो यूरोप की जो सभ्यता है, जिसे हम कह सकते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, उसके दृष्टिकोण में जो उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की थी कि श्वेत आदमी का बोझ जो यूरोप की सत्ता ने अन्य एशिया के देश अन्य देशों में प्रतिस्थापित किया, उनको सभ्य बनाया, तो वो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। और यहां से जातीय भावनाएं जो दूसरे दृष्टिकोण में हम कह सकते हैं एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं जो प्रतिस्थापित होती हैं, वह भावनाएं इस इतिहास लेखन के वापसी में पुनः वापसी में दिखाई देने लगता है, जो कि उसका नकारात्मक स्वरूप दिखाई देता है। आरजी कॉलिंगवुड ने एक व्याख्या अच्छी प्रस्तुत की है, इनके बारे में कहा है स्वच्छंदवादियों ने पुनः इतिहास की वापसी कर दी, जो कि एक प्रकार से मध्यकाल की अवहेलना थी, और उस मध्यकाल को पुनः प्रतिस्थापित करते हुए इतिहास को पुनः एक जीवंत बना दिया और एक प्रोसेस कह सकते हैं सतत गतिमान प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्थापित करके देखा गया, इसकी वह व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीयता का प्रतीक जो राष्ट्र और राष्ट्रीय नायकों के एक स्वरूप में जो दिखाई देता है, वो कि एक इतिहास में उसके क्षेत्रीय और समाज के जो जिस प्रकृति और जिस समूह में रहता है उस भावनाओं से प्रेरित होकर उसके लोक साहित्य, लोकगीत और अन्य कार्यशैलियों में उसको देखना चाहिए, यह व्याख्या प्रस्तुतिकरण दिखाई देता है। इस दृष्टिकोण में अक्सर हम कहना चाहेंगे कि एक प्रकार से स्वच्छंदवादियों ने इतिहास लेखन की पुनः प्रस्तुति की और पुनः वापसी की। और साथ ही साथ अंत में मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो कि एक इनकी पुस्तक है जिसे हम कह सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण में लिखी गई थी, उस पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।